क्या मतलब रहा है? हाँ, तो जैसे आपका सवाल है कि पिछले 10 सालों में शिक्षा और स्वास्थ्य पे क्या सरकार ने काम किए, तो इंसान का मूलभूत चीज़ होता है शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। पहले रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। तो पहली बात तो हमको इस पे बात करना चाहिए कि क्या देश में 140 करोड़ जनता को रोटी, कपड़ा, मकान मुहैया है? तो हम इसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि देश की 80 करोड़ जनता अभी राशन पे जी रही है, 5 किलो राशन पे। ये समझ सकते हैं कि पहले से स्थिति बदतर हुई कि अधिक बर्बाद हुई। ये तो उसका एक पहलू ये भी है कि कम से कम रोटी तो मुहैया है, और मकान के मामले में भी ये सरकार क्लेम करती है कि जितना मकान गरीबों को इस सरकार ने दिया है पिछले 10 साल में, उतना शायद पीछे की सरकारों ने नहीं दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऑब्जेक्टिव तौर पे मतलब कि दिखने में अच्छा है, लेकिन जब हम इसका जमीनी पड़ताल करते हैं, इसका समझिए कि अगर लोगों के पास पहले 80 करोड़ लोगों को राशन देने की जरूरत नहीं थी, इसका क्या मतलब है? सीधा मतलब है कि पहले लोगों के पास रोजगार था, लोग अपना कम से कम 2 जून सबके पास रोजगार था पहले। रोजगार कहने का मतलब काम के साधन थे, रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी से नहीं है। आज भी है, स्टार्टअप है, तमाम लोग कर रहे हैं, तमाम। तो अभी ILO की रिपोर्ट आई है जिसमें देश का युवा 80% से ऊपर बेरोजगार है। तो हमें कहना चाहते हैं कि अभी भी जो देश में अगर सही में लोग को रोजगार रहता तो 80 करोड़ अधिक राशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगली बात, ये तो सही बात है कि कुछ अधिक मकान मिला है, लेकिन आप जो मकान दे रहे हैं उस मकान के अलावा आप कितना सरकार ले रही है? आप पेट्रोल पे कितना ले रहे हो, वो जो सरसों तेल पे कितना ले रहे हो, नमक पे कितना ले रहे हो? तो एक तरह से अगर इसको बैलेंस किया जाए तो अगर सही में ये नहीं मानते हैं, ईमानदारी बताइए, चलिए छात्रों के मुद्दे से अलग है, आप ये नहीं मानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, रेलवे स्टेशनों की दृष्टि से, बनारस के विकास की दृष्टि से काम हुआ है? देखिए, अगर इसमें 2 पक्ष है। मैं मानता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, सब कुछ बना है, लेकिन रोड बना है, मेट्रो बना है, लेकिन किसके लिए बना है? देश में 140 करोड़ जनता है। तो मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मेरे माँ बाप के पास इतना पैसा है तो मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ ले रहा हूँ, आ रहा हूँ, मैं ट्रेन में सफ़र कर लूँगा, मैं रोड पे चल लूँगा, मेरे घर में बाइक है तो। लेकिन क्या पूरे देश की स्थिति इस तरह की है? आज आप रेलवे से मैं ट्रेवल करता हूँ, मैं जनरल से आता हूँ जानने के लिए। आज स्थिति देखिए कि स्लीपर में बैठने का जगह नहीं है। तो जो मेट्रो बनेगा उसमें देश का 80 करोड़ आबादी ट्रेवल कर पाएगी क्या? क्या ये जो हाईवे का रोड बन रहा है, हाईवे का फायदा किसे होगा? जिसमें कार होगा, जिसमें ट्रक होगा, आम जनता उस पर नहीं चल पाएगी। आपका क्या विचार है भैया, और आप क्या कोर्स कर रहे हैं? इसलिए मैं भी PhD करता हूं और मैं फिलॉसफी डिपार्टमेंट से PhD करता हूं। तो मेरा जिस तरीके से देखना है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या रोजगार का क्षेत्र हो, ये दोनों ही कामों में ये सरकार फेल रही है। और ख़ास करके अगर हम शिक्षा की बात करें तो असर की रिपोर्ट आप देख लीजिए कि 8वीं क्लास का मैक्सिमम छात्र, 80% छात्र कह सकते हैं कि वो दूसरी क्लास की किताब नहीं पढ़ पाता है। और हमारा प्राइवेट, आप क्या मतलब ये बात अगर आप कहोगे तो मैं मान लूंगा कि मोदी के सरकार के आने के पहले, प्रधानमंत्री के, वो उसके पहले देश का शिक्षा स्तर बहुत बड़ा था और सरकारी स्कूलों में 8वीं में पढ़ने वाला 12वीं का सवाल हल कर लेता था। बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं भी एक सरकारी विद्यालय का ही स्टूडेंट रहा हूं। तो हमारे समय में जिस तरीके की स्थिति थी, जिस पर ध्यान दिया जाता था, तो वहाँ पे जो टीचर्स, नंबर ऑफ़ टीचर्स, क्योंकि अब सरकारी संस्थानों या किसी भी इंस्टीट्यूशन को उसके नंबर ऑफ़ फैकल्टी मेंबर डिसाइड करते हैं कि वो पढ़ाई कैसा होगा, कल्चर कैसा होगा। आजकल के बच्चे अपने सिलेबस के आधार पे फोकस ना करके जो बाहरी चीज़ें हैं, खास करके धर्म और ये जो मोटिवेटिंग चीज़ें हैं, उन चीज़ों में, दिखावेपन में ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि मूल चीज़ जो शिक्षा है, या यूँ आपने कहा कि रोज़गार, क्या रोज़गार सभी को देना, अगर हम सभी को रोज़गार के क्षेत्र में रखते हैं, राइट, तो वो जो चीज़ें हो जाएंगी, वो एक तरीके से जैसे कि ये छोला बनाना, कुमटा बनाना, ये भी रोज़गार के क्षेत्र में आता है। रोजगार के कई डेफिनेशंस हैं, इसमें प्रचंड बेरोजगारी भी आती है, जिसमें ये होता है कि हम जो चाहते हैं वो इच्छित तौर पे उस तरह के हम जो व्यक्ति अगर चाहता है वो अगर उसको नहीं मिलता है तो भी वो बेरोजगार है। अगर कोई खेत में 2 लोग व्यक्तियों का काम है लेकिन सारा परिवार 7 लोग उसी में खट रहा है, क्या वो बेरोजगारी नहीं है? तो ये भी एक पहलू है बेरोजगारी का। जैसे हम लोग PhD कर रहे हैं, राइट, हम लोग जाएंगे और कॉलेज में प्रोफेसर्स बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, वहाँ पर ठेके पर भर्तियाँ दी जा रही है सर। और जो ठेके पर
भर्ती होकर के काम कर रहे हैं। हमारे हमारे वैकेंसी नहीं आई असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर हमारे मतलब कि हायर एजुकेशन यूपी की तो आती रही है। जी लेकिन अभी हायर एजुकेशन के 3-4 साल पहले की आई हुई है वैकेंसी। अभी वैकेंसी निकली थी 2 साल पहले, अभी तक अवेटेड है कि वो कब अब एग्ज़ाम होगा, कब एग्ज़ाम होगा। इनके इलेक्शन का डेट और इलेक्शन चुनाव कब होगा, रिजल्ट कब निकले, ये सब निर्धारित होता है। हमारे जो है एग्ज़ाम कब होगा, हमारा रिजल्ट कब निकलेगा, हम कब पास आउट होंगे, मैं पूरा लाइफ चला जाएगा, ये सब कोई फिक्स नहीं है। कि देश में सरकार का काम शुरू से ये माना गया, तमाम सरकारों का पूरी दुनिया में माना जाता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार को सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान में आज़ादी के कुछ दिनों तक तो ये रहा, बाद की सरकारों ने इन दोनों क्षेत्रों में प्राइवेटाइजेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल गया। ये आप भी देखते होंगे कि आपके भी घर के अगल बगल या गांव देहात शहर में सरकारी स्कूलों और सरकारी अस्पतालों में वही लोग इलाज कराने के लिए जाते हैं जिनकी क्षमता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की नहीं है या प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने का सामर्थ्य नहीं है। कोई मन माफिक या अपनी इच्छा से या शौक से न तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाता है और न ही सरकारी अस्पताल में इलाज करवाता है। कुछ और बच्चे यहाँ बैठे हैं, इनसे भी बात करते हैं।